हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीक इंटेलेक्चुअल पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बायोलॉजी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की बात करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र और ब्लड जो होता है हमारे कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो चलिए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को हम समझते हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, रक्त का संगठन की अगर बात किया जाए, जिसे हम इंग्लिश में ब्लड कॉम्बिनेशन, ब्लड का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड जिसे बोलते हैं, रक्त का संगठन। तो हमारा रक्त ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिलकर बना हुआ होता है, उस चीज़ को हम यहाँ तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें तो ये ब्लड है हमारा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम दोस्तों इस ब्लड की बात करें, ये देखिए, ये पूरा हमारा ब्लड है। आपको जब भी दिखेगा कुछ इसी फॉर्म में ब्लड आपको दिखेगा, पर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये ब्लड जो है वो हमारे कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ये फाइनली जो होता है, ये फाइनली फॉर्मेशन होता है ब्लड का। इसलिए इसमें हमारे कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इसमें मेनली चार कंपोनेंट्स होते हैं। इसको हम एक तो बोलते हैं आरबीसी, आपने नाम सुना होगा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये आरबीसी इसमें होता है। आरबीसी की अगर बात किया जाए तो ये हमारे जो रेड कलर में है, ये आरबीसी हैं ब्लड के। और ब्लड ही में एक हमारे डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल। तो ये हमारे डब्ल्यूबीसी हैं, ये वाइट वाइट हैं। तो ये और जो स्टार जैसे ये हमारे बने हैं दोस्तों, इनको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। और जो दोस्तों इसमें बचा हुआ पार्ट्स हैं वाइट कलर में, ये हमारा प्लाज्मा होता है, मतलब वाटर के फॉर्म में होता है। तो रक्त का संगठन दोस्तों किस तरीके से हुआ? इसमें चार कंपोनेंट्स मेनली मिले होते हैं, जिसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो इस फिगर के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से दोस्तों मैं रक्त का संगठन बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो रक्त का संगठन अगर देखा जाए तो मेनली हमारा इस फॉर्म में होता है रक्त, और इसमें चार कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो ये हमारे चार कंपोनेंट से मिलकर हमारा पूरा रक्त का एक फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारे मानव, वयस्क मानव है, उसमें हमारा ब्लड कितना होता है, तो दोस्तों वयस्क मानव में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो ये एवरेज एक होता है कि कितना ब्लड हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो अगर वयस्क मानव की अगर बात किया जाए तो दोस्तों 5 से 6 लीटर उसमें रक्त पाया जाता है। अब ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रक्त का पीएच मान बताइए। तो दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारा रक्त जो होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे, अच्छे से जानते होंगे कि जो पीएच वैल्यू की अगर बात किया जाए दोस्तों, अगर हमारा 7 से लेस है, 7 से अगर हमारा लेस है तो वो हमारा किस फॉर्म में होता है? एसिडिक फॉर्म में होता है दोस्तों। और यदि हमारा 7 से ज़्यादा हुआ तो वो किस फॉर्म में होता है दोस्तों? वो बेस फॉर्म में होता है। तो देखो यहाँ पे हमारा पीएच वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है दोस्तों? बेसिक होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो पीएच वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 7.4 हो गई। तो अब हम रक्त की बात करते हैं। तो दोस्तों रक्त में हमारी मेनली दो चीज़ें होती है, एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरा रक्त कोशिकाएं, जिसको इंग्लिश में ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है, तो पूरे रक्त में दोस्तों प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और ब्लड सेल जो होते हैं वो 45% होता है। तो ब्लड की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ब्लड में देखिए प्लाज्मा की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब ब्लड में ज़्यादातर किस किस लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसमें हमारे वाटर होता है। तो प्लाज्मा एक तरीके का वाटर ही हुआ। तो प्लाज्मा 55% होता है ब्लड में, और बाकी का ब्लड सेल्स 45% होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा एक्चुअली में होता क्या है। तो प्लाज्मा को डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए उसका इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आया हूँ। तो प्लाज्मा को हम डिस्कस करते हैं। तो प्लाज्मा दोस्तों मैंने बताया था कि मेनली उसमें वाटर होता है। तो हमारा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? उसमें पानी होता है और कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं। अब दोस्तों पानी जो होता है कितना परसेंट होता है? 90। तो प्लाज्मा में जो 90% तो सिर्फ पानी होता है, बाकी 10% में अन्य पदार्थ हमारे होते हैं। वो अन्य पदार्थ दोस्तों कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे प्रोटीन हो गया, यूरिया हो गया,
फॉस्फेट हो गया, ये अन्य पदार्थों में इसकी गिनती की जाती है। तो प्लाज्मा दोस्तों मेनली हमारा पानी और अन्य पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें 90% वाटर होता है, और अन्य एलिमेंट्स की बात किया जाए तो वो 10% अन एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन, यूरिया, फॉस्फेट एक्सेट्रा, मतलब ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो उसमें अन्य पदार्थों में शामिल होती हैं। तो प्लाज्मा के बारे में आप दोस्तों जान गए होंगे। अब दोस्तों प्लाज्मा का काम क्या है? तो प्लाज्मा का क्या काम है दोस्तों? प्लाज्मा में एक फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में। कौन सा? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम क्या होता है दोस्तों? रक्त का जो थक्का जमने में मदद करना होता है वो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन ही करता है। वरना हमारा रक्त अगर एक बार कहीं कट जाए, बॉडी में कहीं कट जाए, तो उसमें रक्त बहता रहता तो उसमें रक्त का थक्का जमने का काम कौन करता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है। ये हमारा रक्त का थक्का बनाता है, जिससे कि हमारा बॉडी से ब्लड का बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन का हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वरना हमारा बॉडी से जो अगर कट जाने पर पूरा पूरा रक्त हमारा बाहर निकल जाएगा। तो रक्त का थक्का जमने का काम कौन करता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन करता है। ये किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट बात करें तो तापमान को नियंत्रित करता है। टेम्परेचर जो होता है हमारे बॉडी का, वो हमारे उसको नियंत्रित करता है, क्योंकि प्लाज्मा में मैक्सिमम हमारा पानी पाया जाता है 90%। तो ये हमारे पूरे बॉडी को इसी तरीके से बैलेंस किए रहता है, जिससे कि हमारे टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा ना हो जाए। तो इसको टेम्परेचर को बिल्कुल कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट दोस्तों अगर बात किया जाए प्लाज्मा की, तो घाव भरने का काम जो होता है वो भी प्लाज्मा का ही होता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं दोस्तों, उनको याद रखिएगा, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, सभी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर माना जाता है ब्लड। तो ब्लड में हमारे प्लाज्मा के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम ब्लड सेल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये ब्लड सेल है हमारे। इन ब्लड सेल की अगर बात किया जाए तो ब्लड सेल हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा आरबीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल बोलते हैं। मतलब रक्त कोशिकाएं। कौन सी रक्त कोशिकाएं? लाल रक्त कोशिकाएं। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। दूसरा पॉइंट की अगर बात किया जाए तो डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं, कणिकाएं या कोशिकाएं कुछ भी कह सकते हैं। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं इनको कहते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा, वो किसको? प्लेटलेट्स। तो ब्लड सेल के अंदर हमारे कितने पॉइंट्स हो गए? आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, एंड प्लेटलेट्स होता है। तो चलिए दोस्तों हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। तो आरबीसी कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। अगर देखा जाए तो आरबीसी में हमारा कितना परसेंट होता है? 90% इसमें रक्त पाया जाता है। आरबीसी में कितना परसेंट रक्त पाया जाता है? 90% रक्त पाया जाता है। अगर इसका लाइफ टाइम देखा जाए, जीवन काल देखा जाए, आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर कितने दिनों तक रहता है, तो दोस्तों ये 120 दिनों तक रहता है। ये हमारा 120 दिनों तक जीवन इसका रहता है। इसके बाद आरबीसी का फॉर्मेशन दोबारा नया होता है। निर्माण की अगर बात किया जाए कि आरबीसी का हमारा फॉर्मेशन या निर्माण कहाँ पे होता है, तो दोस्तों ये बोन मैरो में होता है, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में। अगर हम आरबीसी की मृत्यु की बात करें, मृत्यु कब होगी? 120 दिनों के बाद। तो इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है दोस्तों? एस्प्लीन, जिसको हम प्लीहा बोलते हैं। तो एस्प्लीन में इसकी डेथ हो जाती है। किसकी? आरबीसी की। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? स्प्लीन प्लीहा को, क्योंकि यहीं पे हमारा आरबीसी की डेथ होती है, इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों स्प्लीन को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ब्लड का जो भी हमारा पूरा पूरा इकट्ठा होता है वो स्प्लीन में होता है। इसके बाद यहीं पे हमारा ब्लड का, आरबीसी का डेथ हो जाता है। तो ब्लड बैंक का नाम अगर कहा जाए कि ब्लड बैंक किसको जानते हैं, तो एस्प्लीन जो होता है ये हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इतना तो हमारा आरबीसी के बारे में हो गया। अब ये बताते हैं कि आरबीसी एक्चुअली इसका काम क्या है। तो मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का दोस्तों काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो दोस्तों हैं उसका संवहन करता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो ब्लड होता है उसके अंदर आरबीसी जो होता है उसका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। दोस्तों आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो दोस्तों यहाँ से पता चल गया होगा आपको कि जो ब्लड होता है उसका रंग लाल क्यों होता है। दोस्तों उसमें एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो उसी के कारण हमारा ब्लड का जो
कलर होता है वो लाल होता है। अब आरबीसी की अगर हमारे बॉडी के अंदर कमी हो जाए दोस्तों, तो ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो आरबीसी की कमी से वो रोग हमें हो जाते हैं। तो एक दोस्तों एनीमिया है, इसको अरक्तता बोलते हैं, एनीमिया हो जाता है। दूसरा दोस्तों पीलिया हो जाता है। तो अगर आरबीसी की मात्रा कम हो गई हमारे बॉडी के अंदर, तो एक तो एनीमिया होता है, दूसरा पोलियो होता है। नहीं सॉरी, पोलियो नहीं, पीलिया। तो एनीमिया एंड पीलिया, ये दो ऐसे रोग हैं जो हमारा आरबीसी की कमी से हमारे अंदर वो हावी हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा आरबीसी के बारे में। चलिए दोस्तों हम अब इसके बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये हमारा डब्ल्यूबीसी है। अब अगर बात किया जाए तो रक्त में सबसे कम मात्रा जो होती है वो डब्ल्यूबीसी की ही होती है। रक्त में सबसे कम मात्रा होती है किसकी? डब्ल्यूबीसी की। अगर इसका जीवन काल देखा जाए तो कितना, सिर्फ 3 से 4 दिन का ही होता है। अभी आरबीसी की बात की है तो उसमें 120 दिन होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल जो जीवन काल होता है वो बहुत कम होता है, 3 से 4 दिन होता है। आकार में अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा होता है, डब्ल्यूबीसी आकार में सबसे बड़ा होता है। निर्माण की बात किया जाए तो कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है? बोन मैरो, अस्थिमज्जा। आरबीसी का भी बोन मैरो में ही होता है और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में होता है। अगर मृत्यु की बात किया जाए तो इसकी डब्ल्यूबीसी की मृत्यु, डेथ जो होती है वो रक्त में ही हो जाती है, जबकि आरबीसी की जो मृत्यु होती थी वो कहाँ पे होती थी? स्प्लीन, प्लीहा में होती थी। अब डब्ल्यूबीसी की अगर बात किया जाए तो इसके काम क्या हैं? तो इम्यून सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, उस इम्यून सिस्टम को बरकरार रखता है, उसको बढ़ाता है। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम क्या होता है? किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। तो डब्ल्यूबीसी का ही हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे अंदर तमाम तरीके के रोग आ जाते हैं। तो इन रोगाणुओं से रक्षा करने के लिए हमें डब्ल्यूबीसी की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमारे इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो होता है उसको हमारा बढ़ाता है और रोगाणुओं से रक्षा करता है और घाव भरने का काम भी करता है डब्ल्यूबीसी। तो ये हमारे डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी के अगर प्रकार की बात किया जाए तो दोस्तों हमारे डब्ल्यूबीसी कुछ प्रकार भी होते हैं। मेनली हमारे डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है लिम्फोसाइट्स और दूसरा होता है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो वे श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचाती हैं। तो हमारा लिम्फोसाइट क्या करता है? बीमारियों से बचाने का काम किसका होता है? लिम्फोसाइट्स का होता है। अगर दोस्तों मोनोसाइट्स की बात करें तो जो घाव भरने का काम होता है वो कौन करता है? मोनोसाइट करता है। रोगाणुओं से रक्षा करता है हमारा लिम्फोसाइट, घाव भरने का काम करता है हमारा मोनोसाइट। तो याद रखिएगा, लिम्फोसाइट हमारी बीमारियों से रक्षा करता है और मोनोसाइट का काम होता है कि कहीं कट फिट जाए तो उसमें घाव भरने का काम मोनोसाइट्स का होता है। तो डब्ल्यूबीसी की एक कार्य हुए। डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो हो जाते हैं? पहला बात तो एड्स हो जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई तो इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है बॉडी का, तो हमारा एड्स होने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती। तो एड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है। और दूसरा कौन सा रोग हो सकता है दोस्तों? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर भी हमारे डब्ल्यूबीसी की मात्रा यदि कम हो जाए तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होने के कारण से ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो दो रोग हमारे हो सकते हैं, एड्स हो सकता है और ब्लड कैंसर हो जाता है यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाए। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में इतनी बात हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। जो विटामिन ए होता है वो रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। यदि डब्ल्यूबीसी को दोस्तों यदि बढ़ाना है तो उसमें क्या करना है? विटामिन ए का इस्तेमाल करना पड़ता है। विटामिन ए का काम होता है डब्ल्यूबीसी को बढ़ाने का काम भी करता है। दोस्तों यदि बॉडी के अंदर हमारा क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा यदि कम हो जाए, यदि हमारी डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो गई तो उसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। और यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारी बढ़ गई तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा घटाने के लिए क्या ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, और यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा को बढ़ाना है तो उसको क्या बोल रहे हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो दोस्तों इसको भी आपको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब हम प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं कि प्लेटलेट्स हमारे, ये भी हमारे कंपोनेंट्स है ब्लड का। तो प्लेटलेट्स की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो 1 लीटर रक्त की अगर बात किया जाए उसमें प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है दोस्तों लगभग 4.5 लाख से 6 लाख के बीच में इसमें होती है। तो प्लेटलेट्स की मात्रा 4.5 लाख से लगभग 6 लाख तक होती है 1 लीटर रक्त में। अब प्लेटलेट्स की अगर बात किया जाए तो उसका काम क्या है? तो पहला काम हम बता रहे हैं कि शरीर में यदि कट जाने पर रक्त के बहाव को क्या करता है? रोकता है।
शरीर में कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकने का काम प्लेटलेट्स का होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में जो प्लेटलेट्स की मात्रा होती है वो एकदम से कमी आ जाती है उस पर। तो चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी जब होगी तो आपके प्लेटलेट्स में हमारी बिल्कुल से गिरावट आ जाती है। डेंगू जो होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है? तो दोस्तों एडीज एजिप्टी नामक एक मच्छर होता है, मादा मच्छर होता है एडीज एजिप्टी, जिसके काटने से डेंगू जैसी बीमारी हमारी हो जाती है। और डेंगू में हमारे प्लेटलेट्स बिल्कुल अचानक से घट जाते हैं और उसमें पूरे जितना भी बॉडी होती है वो बॉडी बहुत तरीके से उसमें दर्द होता है बॉडी में और तेज़ी से उसमें बुखार होता है। यही हमारे डेंगू की एक पहचान है। तो अगर दोस्तों हेपेरिन की उपस्थिति का मानव शरीर में खून का जो जमाव होता है वो नहीं हो पाता है। दोस्तों हमारा जो ब्लड होता है वो कभी हमारे बॉडी के अंदर जमता है? नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है दोस्तों? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, एक हिपेरिन होता है, हिपेरिन नाम का कंपोनेंट्स होता है। हिपेरिन नाम के कंपोनेंट्स की वजह से जो ब्लड होता है दोस्तों हमारा, उसमें जमाव वो जमता नहीं है कभी। तो ये पॉइंट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों अगर हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें हमें धमनी जिसे आर्टरीज बोलते हैं और दूसरा शिराएं जिसे वेंस बोलते हैं, इन दोनों को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों हम आज चलिए इनको भी डिस्कस करते हैं साथ में। धमनी हमारी क्या होती है जिसको हम आर्टरीज इंग्लिश में बोलते हैं? तो धमनी का मुख्य काम क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन युक्त खून ले जाती हैं। कहाँ ले जाती? फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो धमनियों का दोस्तों मुख्य काम क्या होता है? जो ऑक्सीजन से युक्त होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऐसे रक्त को ये हमारे लंग्स से कहाँ तक ले जाना? हार्ट तक ले जाते हैं। तो फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाने का काम क्या होता है? धमनियों का काम होता है ब्लड को वहाँ तक ले जाने के लिए। दोस्तों इसमें एक्सेप्शन केस भी है, एक अपवाद भी है धमनी में। एक पल्मोनरी नामक धमनी होती है, इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त ले जाती है। धमनी का काम क्या होता है? शुद्ध रक्त ले जाना, लेकिन अपवाद स्वरूप इसमें पल्मोनरी नामक धमनी होती है जो हमारे अशुद्ध रक्त के ले जाती है। अशुद्ध रक्त कहाँ ले जाती है? ये हमारे बॉडी जो होता है, ऑर्गन्स जो होते हैं, उन ऑर्गन्स से हमारा फेफड़ों लंग्स की ओर ले जाती है। क्योंकि लंग्स का जो मेन काम होता है वो फिर जो हमारा वो होता है ब्लड होता है उसको फिल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद हमारे हार्ट तक पहुंचता है और हार्ट के द्वारा हमारी पंपिंग होती है और उस पंपिंग के थ्रू हमारे पूरे धमनी आर्टरीज के माध्यम से हमारे पूरी बॉडी तक हमारा ब्लड पहुंचता है। तो ये हमारा पूरा इसका एक सिस्टम होता है। तो अपवाद स्वरूप पल्मोनरी धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है पूरे शरीर से, कहाँ तक? फेफड़े तक ले जाती है। फेफड़ों में उस रक्त को शुद्ध किया जाता है और फेफड़ों से उस रक्त को कहाँ भेजा जाता है? हार्ट में भेजा जाता है और हार्ट के पंपिंग के थ्रू हमारे इस पूरे बॉडी में हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अगर हम शिराओं की बात करें दोस्तों, वेंस की बात करें, तो शिराओं का मुख्य काम क्या होता है? अशुद्ध रक्त जो होता है वो शरीर से कहाँ तक ले जाता है? फेफड़ों की ओर ले जाता है। हमने बताया था कि आर्गन जो शरीर से फेफड़ों तक क्यों ले जाता है? क्योंकि फेफड़ा जो होता है वो फिल्टर करता है अशुद्ध रक्त को शुद्ध बना देता है, अशुद्ध को शुद्ध बना देता है, इसके बाद वो हार्ट में पहुंचाता है। तो शिराओं का मुख्य काम होता है अशुद्ध रक्त ले जाना और धमनी का मुख्य कार्य होता है शुद्ध रक्त ले जाना। लेकिन एक्सेप्शन अपवाद दोनों में है, अपवाद दोनों में है। शिराओं की अगर बात किया इसमें भी एक अपवाद है, इसमें भी एक पल्मोनरी नामक शिराएं होती हैं। पल्मोनरी नामक शिराएं जो क्या करता है? शुद्ध रक्त ले जाती। कहाँ से कहाँ ले जाती हैं दोस्तों? ये फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती हैं, फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो एक्सेप्शन दोनों में है। अपवाद स्वरूप देखा जाए तो धमनी में भी अपवाद है और शिराओं में भी अपवाद है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं। आर्टरीज और वेन से रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं, उनकी कुछ वर्किंग रही है। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है ब्लड से रिलेटेड। अगर आप इतनी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेंगे तो ज़रूर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद। और दोस्तों यदि चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।